डियर स्टूडेंट्स, नमस्कार। आज हम बात करेंगे हमारे सबसे पहले फर्स्ट फाइलम जो कि है पोरीफेरा। इससे पहले की वीडियो में हमने पूरा एनिमल क्लासिफिकेशन के बारे में बात किया था। तो चलिए हम पहला फाइलम स्टार्ट करते हैं जो कि हमारा पोरीफेरा है। मैं हूँ डॉक्टर नूतन प्रकाश विश्वकर्मा और ये मेरे कॉन्टैक्ट नंबर हैं। अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं आप मुझे। तो चलिए बच्चों, हम पढ़ना शुरू करते हैं पोरीफेरा। पोरीफेरा के पहले हम देखते हैं कि पोरीफेरा के कैरेक्टर्स क्या है। तो सबसे पहला जो नाम है पोरीफेरा का मतलब क्या होता है कि ऐसे एनिमल्स जिनकी पूरी बॉडी पे पोर हों, छेद छेद से हों, बहुत सारे पोर्स हों। आप देख सकते हो इसके जितने सारे एनिमल्स, इनमें क्या है, बहुत सारे पोर हैं, छेद है, इसीलिए इसको बोलते हैं परफोरेटेड। परफोरेटेड मतलब क्या हुआ कि जिनकी बॉडी पे पूरा छेद छेद हो। तो पोर बेरिंग एनिमल होते हैं जितने भी मेंबर्स हैं फाइलम पोरीफेरा के, और इनको जनरली हम स्पंज बोलते हैं। स्पंज से आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि जैसे आपके घरों में स्पंज होता है, गद्दे होते हैं, तकिया होता है, उसमें स्पंज होता है। ये आर्टिफिशियल जो आपके घरों में होता है वो आपका आर्टिफिशियल स्पंज है, और जो हम स्पंज की बात कर रहे हैं वो हम एनिमल की बात कर रहे हैं। तो ये जो सबसे पहला, जो सबसे प्रिमिटिव है एनिमल किंगडम का फाइलम, वो आपका पोरीफेरा है। पोरीफेरा की अगर हम बात करें तो इनमें सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। मैंने आपको पहले भी बताया है जब हम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बता रहे थे। तो सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या होता है कि ये जो ऑर्गेनिज्म है ये बहुत सारे सेल से मिलकर बने होंगे, मतलब मल्टी सेलुलर होंगे। लेकिन सेल इंडिविजुअल लेवल पर काम करेगा, वो टिश्यू नहीं बनाएगा। ऐसा ना होगा कि बहुत सारे सेल्स मिलकर एक काम करें, उनमें कोई कोऑर्डिनेशन नहीं होगा, लूज लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होगा। हर एक सेल अपनी तरीके से काम करेगा। डिप्लोप्लास्टिक, डिप्लोप्लास्टिक मतलब इसमें दो लेयर, जो एक्टोडर्म और एंडोडर्म बताया था आपको। तो दो से बने होंगे, एक्टोडर्म और एंडोडर्म। इन इट्सेल्फ अभी अगर हम पोरीफेरा की बात करें तो इसमें एक्टोडर्म एंडोडर्म नहीं होता, कुछ उसका दूसरा ही नाम है, मैं बताता हूँ अभी थोड़ी देर में। इनमें एसिमेट्री होती है, मतलब किसी भी तरह से काटोगे आप, अगर इनको कट करते हो, अगर इस स्पंज को दो दो इक्वल पार्ट में आप डिवाइड नहीं कर सकते, इसका मतलब इनमें एसिमेट्री पाई जाती है। और हाँ, इनमें सीलोम भी प्रेजेंट नहीं होता है। अगर आपको समझ में नहीं आता कि सीलोम वगैरह क्या होता है तो इसके पहले की वीडियो आप देखेंगे, उसमें सब कुछ मैंने बहुत डिटेल में बताया हुआ है। दूसरा बच्चों, इसमें क्या होता है कि अगर आप ये स्पॉन्जेस को देखेंगे तो इसमें क्या होता है कि बॉडी परफोरेटेड है, जैसा मैंने पहले बताया। बहुत सारे पोर्स होंगे, और ये जो पोर आपको छोटे छोटे दिखाई पड़ रहे हैं इन्हीं को हम ऑस्टिया बोलते हैं। ऑस्टिया, ऑस्टिया के थ्रू क्या होता है, वाटर जो है पूरी बॉडी में, पूरे के पूरे स्पंज में वाटर जो है, ये पूरे के पूरे जो स्पंज है पानी में अंदर होते हैं ना, पानी में डूबे होते हैं। तो पानी इसके अंदर जाता रहता है, समुद्र में होते हैं तो समुद्र का पानी इसके अंदर, मैरीन वाटर जाता रहता है। तो ऑस्ट्रिया, ऐसा नहीं है कि इसमें सिर्फ मैरीन वाटर है, ऐसा भी मीन्स मैरीन वाटर में ही पाए जाते हैं, ऐसा नहीं है, फ्रेश वाटर में भी पाए जाते हैं कुछ स्पॉन्जेस, अभी हम बात करेंगे। तो ये जो छोटे छोटे जो पोर्स हैं इनको ऑस्ट्रिया बोलते हैं। तो इसी के थ्रू वाटर जो है ये पूरी इसकी बॉडी में जाता रहता है। क्यों जाता है ये हम बताते हैं आपको धीरे धीरे। और ये वाला जो पोर आपको दिखाई पड़ रहा है इसको हम ऑस्कुलम बोलते हैं बच्चों। और ऑस्कुलम से क्या होता है, जो वाटर इसके अंदर एंटर करेगा वो फाइनली वाटर ऑस्कुलम के रास्ते से बाहर जाएगा। तो एंट्री वाटर की कैसे होगी, किसके थ्रू, ऑस्टियम के थ्रू। और एग्जिट कैसा होगा, ऑस्कुलम। तो देख सकते हैं बहुत सारे पोर हैं, इनके थ्रू वाटर जाएगा। और चूंकि वाटर, आपको पता है कि वाटर के अंदर बहुत सारी चीज़ें होंगी, बहुत माइन्यूट माइन्यूट माइक्रोस्कोपिक होंगे, बैक्टीरिया भी हो सकते हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें जो प्रोटोजोआ भी हो सकते हैं वो सब इसके अंदर चले जाएंगे, और ये उनको कैप्चर कर लेगा। अभी आगे चल के बताऊंगा कि उसके लिए स्पेशलाइज सेल होती हैं, और उनको कैप्चर करके खा लेगा, डाइजेस्ट कर लेगा, ठीक है ना। और जो वाटर होगा उसको ऑस्कुलम के थ्रू बाहर निकाल सकता है। आप इसको एग्जाम्पल अगर आप देखें तो मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ कि जैसे फिश है। तो अगर आपने कभी फिश देखा हो तो फिश जब आप पानी से बाहर निकालते हैं तो उसके अंदर गिल होता है, तो आप वो मुंह से पानी निकाल लेती है, और जो गिल्स हैं उनके थ्रू क्या करती है, वाटर को बाहर रिलीज करती रहती है, कंटिन्यूसली वाटर इनटेक करती है और रिलीज करती रहती है। किसके थ्रू, गिल के थ्रू। गिल क्या करता है, जो डिजॉल्व ऑक्सीजन होती है उसको वो ऑब्जॉर्व कर लेता है, ठीक है बच्चों। तो ऐसे यहाँ पे क्या होगा, ऑस्टियम के थ्रू पूरा स्पॉन्जेस के अंदर वाटर जाएगा और ऑस्कुलम के थ्रू बाहर हो जाएगा, ठीक है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। सो लार्जर अपर्चर कार्ड ऑस्कुलम अलाउ एग्जिट ऑफ वाटर। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए। हम देखते हैं इसके हैबिटेट क्या है। तो ये
जैसा आपको पता है कि जो अगर हम कोई क्वेश्चन पूछे कि भाई जो भी लाइफ है उसकी ओरिजिन कहाँ हुई, तो समुद्र में हुई, पानी में हुई, राइट। तो ऐसे ही जब हमने प्लांट में बात किया था तो सबसे पहले जब हम एल्गी की बात कर रहे थे तो उसमें बताया था कि वो एल्गी जो पूरी लाइफ साइकिल पूरी करती है वो पानी में करती है। तो जैसे एनिमल हम अगर बात करें तो पहले एनिमल भी क्या होना चाहिए, पहले पानी में ओरिजिनेट होना चाहिए, राइट। तो इसी तरह से अगर आप देखोगे तो पोरीफेरा जो पाया जाता है मेंबर जो ऑर्गेनिज्म है वो पूरी की पूरी तरह से कहाँ पे पाए जाएंगे, पानी में पाए जाएंगे। तो एक्वेटिक होते हैं जनरली, ये मैरीन वाटर में पाए जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, फ्रेश वाटर में भी कुछ पाए जाते हैं। सॉलिटरी या कॉलोनियल मतलब कुछ स्पॉन्जेस होंगे जो अलग रहते होंगे, अकेले रहते हैं, ग्रुप में नहीं रहते, और कुछ ऐसे हैं जो कॉलोनी बना के रहते हैं। कुछ स्पॉन्जेस हैं वो फ्रेश वाटर में भी पाए जाते हैं, लेकिन ये कोल्ड वाटर में नहीं पाए जाते, जहाँ पे ये ज़्यादा अच्छे से ग्रो वहाँ करते हैं जहाँ का पानी गर्म हो, वार्म हो, और सैलो वाटर जैसे स्पॉन्जिला, ठीक है ना। तो जहाँ ठंडा पानी होगा वहाँ नहीं पाए जाएंगे, वार्म वाटर में पाए जाएंगे। तो फ्रेश वाटर में भी होते हैं, मैरीन में भी होते हैं, लेकिन मेनली मैरीन में होते हैं। फ्रेश वाटर की बहुत कम स्पीसीज हमें नोन है। जैसे फ्रेश वाटर की स्पीसीज ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, स्पॉन्जिला। जैसे एग्जाम में आ सकता है कि फ्रेश वाटर स्पॉन्ज कौन सा है, तो आप याद रखेंगे स्पॉन्जिला। एडल्ट जो स्पॉन्जेस होते हैं, जितने भी एडल्ट स्पॉन्ज होंगे वो सेसाइल या सीडेंट्री होंगे। सेसाइल या सीडेंट्री का मतलब होता है वो मूवमेंट नहीं करेंगे। जैसे आपका ट्री है तो पेड़ है तो एक जगह पे लगे रहते हैं, वो कहीं मूव नहीं करते। सीडेंट्री डू नॉट मूव बट देयर लार्वा आर मोटाइल। अब देखो प्रॉब्लम क्या होगी, अभी जितने एनिमल है वो पता है आपको रिप्रोडक्शन करेंगे, तो अगर उसी जगह पे खड़े रहेंगे तो वहीं पर वो रहेंगे, वहीं पर उनकी प्रोजनी आएगी, तो क्या होगा, कॉलोनी बहुत ज़्यादा डेंस होती जाएगी, ओवर पॉपुलेटेड हो जाएगी। लेकिन जो एडल्ट है वो तो जा नहीं सकता, वो तो फिक्स है। तो जैसे ट्री है तो आम मैंगो का ट्री देख लो, तो मैंगो का ट्री तो कहीं जा नहीं सकता, लेकिन वो जो सीड है वो उसको फ्रूट के अंदर रख देता है। तो आप खाते हो मैंगो को और ऑटोमेटिकली आपके थ्रू उसकी सीड का ट्रांसमिशन हो जाता है, एक जगह से दूसरी जगह जाता है, जहाँ सीड गिरता है नया पौधा बन जाता है, नया पेड़ बन जाता है। तो ऐसे स्पॉन्ज के अंदर क्या होगा, वो जो एडल्ट होगा वो तो फिक्स होगा, लेकिन उसके जो लार्वा बनेंगे रिप्रोडक्शन में वो क्या करेंगे, वो मोटाइल होंगे, ताकि वो दूसरी जगह पानी में जाके बच्चों सेटल हो जाए और नई कॉलोनी बना सके। समझ में आ गया आपको। तो एडल्ट तो सेसाइल या सीडेंट्री होगा, मतलब फिक्स होगा, मूव नहीं कर पाएगा, लेकिन उसके जो लार्वा होंगे वो मोटाइल होंगे। एक क्वेश्चन और बनता है कि जो स्पॉन्जेस हैं इनकी स्टडी को हम क्या बोलते हैं बच्चों, ये इसको हम बोलते हैं पैराजूलॉजी। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलो हम एक बॉडी स्ट्रक्चर की बात करते हैं। तो जो स्पॉन्जेस होंगे वो डिप्लोब्लास्टिक होंगे, जैसा मैंने बताया था। तो एक्टोडर्म, हायर में जब हम आगे पढ़ेंगे तो एक्टोडर्म और एंडोडर्म बोलेंगे, लेकिन यहाँ पे जो डिप्लोब्लास्टिक है इसकी जो दो लेयर है, इसके आउटर एक्टोडर्मल जो है एक्टोडर्म, उसी को हम पिनाकोडर्म बोलते हैं, और जो अंदर की साइड है उसको हम कोएनोडर्म बोलते हैं। देखिएगा, एक्टोडर्म की जैसी ही लेयर होती है उसको बोलते हैं पिनाकोडर्म, और जो अंदर की साइड जो एंडोडर्म जैसी होती है उसको बोलते हैं कोएनोडर्म। अब अगर हम पिनाकोडर्म की बात करें बच्चों, तो पिनाकोडर्म में दो तरीके की सेल होती हैं। पहली सेल होती है जिसे बोलते हैं पिनाकोसाइट, और दूसरी बोलते हैं उसे पोरोसाइट। तो आप देखिएगा पिनाकोसाइट और पोरोसाइट क्या है। पिनाकोसाइट अगर आप देखेंगे, ये वाली जो कॉलमनर सेल्स आपको दिखाई पड़ रही हैं ये आपकी हैं पिनाकोसाइट, ठीक है ना। पिनाकोसाइट काम क्या करेगा, अब पिनाकोसाइट जो होता है, ये पिनाकोसाइट कॉन्ट्रैक्टाइल इन नेचर होता है, मतलब ये क्या कर सकता है, ये फ्लेक्सिबल होती है, ये डायलेट हो सकती है, मतलब फैल सकती है, कॉन्ट्रैक्ट हो सकती है। तो इस तरह से ये स्पॉन्ज के बॉडी सरफेस को कम या ज़्यादा कर सकती है। दूसरी होती है पोरोसाइट। पोरोसाइट मतलब ये रीजन आप देख रहे हो, यही आपका जो ऑस्टिया बनाती हैं, पोर बनाती हैं, उनको हम बोलते हैं पोरोसाइट। गॉट इट। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। पिनोकोसाइट हैं, ये फ्लेक्सिबल इन नेचर हैं, ये अपना काम करती हैं, ये स्पॉन्ज के सरफेस एरिया को कम या ज़्यादा कर सकती हैं। जो आपका पोरोसाइट है ये आपका पोर बनाता है। अंदर उसके होते हैं कोएनोडर्म अंदर, और कोएनोडर्म के अंदर होता है कोएनोसाइट। कोएनोसाइट को हम कॉलर्ड फ्लैजिलेटेड सेल भी बोलते हैं। ये काम क्या करती है अभी हम आगे चल के दिखाते हैं। तो इस रीजन में यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर आपको कोएनोसाइट्स मिलेंगे। और कोएनोसाइट्स क्या काम करेगा, आप देखेंगे इनके पास फ्लैजिला होता है, तो फ्लैजिला मूव करते रहेंगे, या फ्लैजिला का मूवमेंट होता रहेगा। तो मूवमेंट जब होता रहेगा तो यहाँ पर सक्शन बनेगा, है ना, ये ऐसे ऐसे मूवमेंट करती रहेंगी। तो जब सक्शन बनेगा तो पानी बाहर से अंदर की तरफ आएगा और ये ऊपर की तरफ धकेलेगा। जब धकेलेगा तो क्या कर देगा, पानी बाहर ऑस्कुलम के थ्रू बाहर जाएगा। तो इनका काम क्या हुआ, वाटर करंट बनाना। तो वाटर करंट मतलब यहाँ सक्शन क्रिएट करेगा तो पानी अंदर आएगा, अंदर आएगा तो ये इसी ऑस्कुलम के थ्रू उसको बाहर चला जाएगा, ठीक है।
और क्या काम करेगा, इसको बेनिफिट क्या होगा, बेनिफिट ये होगा, आप खुद सोचिए कि जब वाटर के अंदर अगर मान लिया कोई प्रोटोजोन है, कोई बैक्टीरिया है, वो इसके अंदर आ गया, तो वो क्या, जो कोएनोसाइट है बच्चों, वो क्या करेगा, वो जो भी फूड पार्टिकल आएगा उसको ट्रैप कर लेगा, पकड़ लेगा और पानी को जाने देगा। उसके अलावा आपको पता है अगर एनिमल है तो इसके अंदर मेटाबॉलिज्म होगा, इसको गैस भी चाहिए, ऑक्सीजन भी चाहिए, तो ऑक्सीजन ले लेगा, बदले में ये कार्बन डाइऑक्साइड निकालेगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड को डिजोल्व करके पानी के साथ बाहर निकाल देगा। तो ऑक्सीजन ले लेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल देगा, किसके थ्रू, पानी के थ्रू, और प्लस फूड को भी पकड़ लेगा। तो ये मल्टीपर्पज होता है, बहुत सारा काम करता है। और ये जो रीजन, ये जो बीच में आप एरिया देख रहे हो, उसको बोलते हैं स्पॉन्जोसील। आगे देखते हैं, इन बिटवीन दिस टू लेयर ए नॉन सेलुलर जेली लाइक लेयर कॉल्ड मीजोहाइल। अब देखिएगा बच्चों, ये अगर आप बाहर का देखोगे, ये अगर आप यहाँ से हम एलोबरेट करके दिखाएं, ये आप देखिए, ये आपका हो गया पिनेकोडर्म, अंदर वाली क्या हो गई, कोइनोडर्म, और ये जो बीच में स्ट्रक्चर आपको दिखाई पड़ रहा है, ये जो बीच का एरिया है, तो इसमें होता है, इसको हम बोलते हैं मीजोहाइल। इसको हम पहले मीजनकाइम बोलते थे, लेकिन अब इसका नया नाम है मीजोहाइल, है ना। इसमें बहुत सारे अमीबोसाइट्स होता है। अमीबोसाइट्स मतलब ऐसे सेल जिनका मूवमेंट होता है अमीबा की तरह होता है, कोई फिक्स साइज नहीं होगा, शेप नहीं होगा, वो अलग अलग अपने तरीके से अंदर अंदर मूव करते रहेंगे। अब इनका मूव करेंगे तो अमीबोसाइट्स हम कंबाइंडली बोलते हैं, मतलब बहुत सारी सेल्स जिनका मूवमेंट स्यूडोपोडिया के जैसा होता है, कोई फिक्स उनका स्ट्रक्चर नहीं होता लोकोमोशन के लिए, अंदर अंदर पूरा मूव करते रहते हैं, तो उनको हम अमीबोसाइट्स बोलते हैं। तो अमीबोसाइट्स में मीजोहाइल में ही बहुत सारी सेल्स होती हैं, उनके अलग अलग फंक्शन होता है, और कंबाइंडली उनको हम अमीबोसाइट बोलते हैं। चलिए हम इसका देखते हैं कौन कौन से अमीबोसाइट होती हैं। तो अमीबोसाइट का एग्जाम्पल है, इसको बोलते हैं स्क्लेरोब्लास्ट। स्क्लेरोब्लास्ट का मतलब क्या है, फॉर फॉर्मेशन ऑफ स्केलेटन एलिमेंट्स। मतलब क्या हुआ कि भाई इसको स्केलेटन भी तो चाहिए। आप स्पॉन्ज देखोगे तो स्पॉन्ज का एक शेप होता है ना, स्पॉन्ज का एक शेप है। आप देखोगे, अगर मैं एग्जाम्पल आपको दिखाऊं तो सारे स्पॉन्जेस का एक शेप दिखाई पड़ेगा आपको, एक उनका शेप होता है, आप देख के पहचान सकते हो कि भाई ये कौन सा स्पॉन्ज है। देख सकते हैं आप, ये सारे स्पॉन्जेस के शेप हैं। तो ये शेप कैसे है, हम जैसे हैं तो हमारा शेप इस तरह से क्यों दिखता है, क्योंकि हमारे अंदर बोन है। अगर बोन निकाल दिया जाए तो हम भी कैसे कर पाएंगे, जमीन पे गिर जाएंगे, हम खड़े नहीं हो सकते, हमारा कोई शेप नहीं होगा। तो ऐसे स्पॉन्ज जो दिख रहे हैं, तो इनके अंदर भी तो क्या होना चाहिए, स्केलेटन होना चाहिए। तो वो स्केलेटन बनाने का काम जो करती हैं, वो ऐसी सेल्स होती हैं जो अमीबोसाइट, स्क्लेरोब्लास्ट, यही स्केलेटन बनाती हैं। और वो स्केलेटन कैसा, हड्डी नहीं होती, बोन नहीं होती, वो स्पिक्यूल होते हैं। स्पिक्यूल अभी आगे चल के दिखाएंगे, क्योंकि कुछ निडल जैसे ही स्ट्रक्चर होते हैं, निडल है ना, पिन पॉइंट, एकदम पॉइंटेड निडल जैसे स्ट्रक्चर, उनको हम स्पिक्यूल बोलते हैं। वो हम आगे चल के दिखाते हैं आपको। फिर दूसरा क्या, ट्रोफोसाइट। अब ट्रोफोसाइट का काम क्या होगा, ये मीजोहाइल में होंगी, ये भी अमीबोसाइट्स हैं। तो ट्रोफोसाइट क्या काम करेगा, जो न्यूट्रिशन है जो कोइनोसाइट ने पकड़ा है, तो डिजॉल्व उसको डाइजेस्ट करने के बाद वो सारी सेल्स को न्यूट्रिशन पहुंचाने का काम कौन करेगा, ट्रोफोसाइट करेगा। थीसोसाइट है, आपको पता है कि जो फूड हम स्टोर करते हैं एनिमल, तो एनिमल में अगर हम देखें कि बहुत इंपॉर्टेंट फीचर बताया था मैंने आपको कि एनिमल ग्लाइकोजन के फॉर्म में फूड को स्टोर करता है, तो वो करता है स्टोर थीसोसाइट। इनके सारे फंक्शन आप याद करिएगा, नीट के लिए बड़े इंपॉर्टेंट है। फाइगोसाइट्स, नाम से पता चल गया, टू एनगल्फ पैथोजन बाई फाइगोसाइट, जो पैथोजन आएंगे उनको एनगल्फ कर लेगा, पकड़ लेगा। आर्कियोसाइट, आर्कियोसाइट ऐसी सेल होती है जो टोटीपोटेंट होती है। टोटीपोटेंट सेल क्या होता है, टोटीपोटेंट सेल मतलब ऐसी सेल जो दूसरे किसी टाइप के सेल में कन्वर्ट हो जाए। जैसे आपने नाम सुना होगा स्टेम सेल का, तो स्टेम सेल क्या होगी, स्किन सेल में भी कन्वर्ट हो जाएगी, है ना, और बोन में भी कन्वर्ट हो जाएगा, किसी भी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये आर्कियोसाइट ऐसी होती हैं जो कन्वर्ट हो जाती हैं, इनके पास टोटीपोटेंसी होती है, और यही ओवा या स्पर्मेटोजोआ बनाती हैं, ठीक है ना, जो कि हम बताएंगे आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आएगा। क्रोमोसाइट, पिगमेंटेड सेल, जितने सारे स्पॉन्ज देखेंगे वो अलग अलग कलर के होंगे, तो उनके जो पिगमेंट प्रोड्यूसिंग सेल होती है उनको बोलते हैं क्रोमोसाइट, ठीक है। आगे चल के बच्चों देखते हैं मायोसाइट। मायोसाइट क्या होती है, हाईली कॉन्ट्रेक्टाइल सेल अराउंड ऑस्कुलम। तो ऑस्कुलम आपको बताया था कि जिसके रास्ते से वाटर बाहर जाता है, किससे, स्पंज से, तो वहाँ पर मायोसाइट्स होती हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट करके रखती हैं ताकि जो आपका जो मूवमेंट हो रहा है वो वन साइडेड हो, किसके थ्रू, ऑस्ट्रिया के थ्रू हो और ऑस्कुलम के थ्रू बाहर निकल जाए, तो कॉन्ट्रैक्टाइल सेल्स होते हैं। तो ये इतनी सारी हो गई हमारी अमीबोसाइट्स। अब आप देखिएगा, बॉडी कैविटी को हमने स्पॉन्जोसोइल बोला या पैरागैस्ट्रिक कैविटी बोला, एट्रियम बोला, जैसे आपको एग्जाम्पल में दिखाया था कि इनके बीच में जो ये जो जगह बची हुई है, इसी को हम क्या बोलते हैं, स्पॉन्जोसील या पैरागैस्ट्रिक कैविटी भी बोलते हैं, इसे एट्रियम भी बोलते हैं।
कोइनोसाइट बताया था आपको, ये कोइनोसाइट्स के आप फिगर देख रहे हो। अगर इनको हम एलेबोरेट करें तो आप देखिएगा, इसको एलेबोरेट कर दिया तो इनके पास क्या होता है बच्चों, ये फ्लैजलम है, राइट। और ये जो पूरा बहुत सारी ये इसको इस स्ट्रक्चर को हम कॉलर बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्या क्या काम करेगा, ये जो फ्लैजला है ये मूव करेगा, कोइनोसाइट्स मूव करेगा तो एक वाटर करंट बनेगा, तो वाटर पोरोसाइट के थ्रू या किसके थ्रू, ऑस्टिया के थ्रू वाटर अंदर जाएगा और ये फ्लैजलम क्या करेगा, वाटर करंट बनाएगा। और यहाँ पर जो ये जो सेल्स हैं कोइनोसाइट्स, ये फूड पार्टिकल को कैप्चर कर लेंगी और पार्शियली डाइजेस्ट कर देंगी। पार्शियली डाइजेस्ट करती हैं, कंप्लीट डाइजेस्ट नहीं करती हैं। तो पूरा कौन डाइजेस्ट करेगा, तो जो पार्शियली डाइजेस्ट फूड हुआ वो उसके बाद में ट्रोफोसाइट, जो कि एक तरीके का क्या बताया था अभी आपको, अमीबोसाइट था, वो जो कि मीसोहाइल में प्रेजेंट होता है, वो उसको कंप्लीट डाइजेस्ट कर देता है। और थीसोसाइट में ग्लाइकोजन के फॉर्म में क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा। प्लस जो आपका ट्रोफोसाइट है वो क्या करेगा, न्यूट्रिएंट्स को पूरा बॉडी में पूरा सारी सेल को पहुंचा देगा। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है। कैनाल सिस्टम, कैनाल का सिस्टम मतलब क्या है कि कोई एक ऐसा सिस्टम होना चाहिए जिससे पानी अंदर आए और बाहर जाए, उसी को कैनाल सिस्टम बोलते हैं। बड़ा सिंपल है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ स्पॉन्ज, सारे स्पॉन्जेस में कैनाल सिस्टम होता है। कांस्टेंट जो बीटिंग बताया आपको, जो फ्लैजला का और कोइनोसाइट के फ्लैजला का जो मूवमेंट होता है, इससे से वाटर क्या होता है, एक फिक्स डायरेक्शन में मूव करता है। और वहीं पर इन ऑल एक्सचेंज बिटवीन स्पॉन्ज बॉडी एंड एक्सटर्नल मीडियम आर मेंटेन बाय मींस ऑफ दिस करंट। तो कैनाल सिस्टम से फायदा क्या होता है, जिसे मैं पहले एक्सप्लेन कर चुका हूं कि ऑक्सीजन क्या होगा, ऑक्सीजन ले लेगा, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर कर देगा, ठीक है ना। सर्कुलेशन हो जाएगा, एक्सक्रीशन भी हो जाएगा, क्योंकि मेटाबॉलिज्म होगा ही, तो जो वेस्ट प्रोडक्ट होगा वाटर के थ्रू बाहर चला जाएगा। और जैसा बताया न्यूट्रिशन भी उसको मिल जाएगा इसी के थ्रू। तो ये कैनाल सिस्टम काम करता है। गैस एक्सचेंज की बात करें तो इसके पास कोई इसके पास सेल एग्रीगेट टाइप ऑफ बॉडी प्लान होता है, पूरा बॉडी सिस्टम जैसा कुछ होता नहीं है। तो गैस जो एक्सचेंज होगा, जो पानी ऑस्टियम के थ्रू अंदर आया है, वो बॉडी सरफेस पे डिफ्यूजन हो जाएगा, ऑक्सीजन ले लेगा और कार्बन डाइऑक्साइड को जाने देगा। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम जैसा इसमें कुछ होता नहीं, कोई अलग से स्पेशल इसके अंदर कोई ऑर्गन नहीं होता। ऐसे एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करूं तो जो एक्सक्रीशन होगा वो जनरल बॉडी सरफेस से होगा, कोई अलग से इसके पास कोई सिस्टम नहीं है, जैसे हमारे पास है एक्सक्रीशन के लिए, तो इसके पास ऐसा कुछ नहीं है। तो स्पेशलाइज्ड एक्सक्रीटरी सिस्टम इसके पास एब्सेंट होता है। ये यहाँ पर एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको ध्यान देना चाहिए कि जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होगा वो किस फॉर्म में बाहर निकलेगा, तो वो निकलेगा अमोनिया के फॉर्म में। और ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अमोनिया को वेस्ट प्रोडक्ट की तरह बाहर निकालते हैं उनको बोलते हैं अमोनोटेलिक, ठीक है। तो ये क्या हो गया अमोनोटेलिक, मतलब अमोनिया के फॉर्म में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो स्पॉन्जेस होते हैं वो क्या होते हैं, वो अमोनोटेलिक होते हैं। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो यूरिया के फॉर्म में अपना एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट निकलते हैं उनको यूरियोटेलिक बोल देंगे, जो यूरिक एसिड के फॉर्म में निकालेंगे उनको यूरिकोटेलिक बोलेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम की अगर बात करें तो जैसा आपको बताया कि अलग से तो कुछ होता नहीं। माइक्रोफेजेस, ये माइक्रोफेगस एनिमल है। माइक्रोफेगस एनिमल मतलब क्या कि चूंकि जो पोर की साइज बड़ी छोटी होती है तो उसके अंदर जो बहुत माइक्रोस्कोपिक फूड पार्टिकल होंगे वही अंदर जाएंगे। कौन जाएगा, बैक्टीरिया होगा, प्रोटोजोन्स वही होंगे, उनको डाइजेस्ट करेगा। डाइजेस्टिव सिस्टम जैसा कुछ है नहीं। कैनाल सिस्टम आपको जैसा बताया उसके थ्रू वो इसीलिए होता है कि ताकि फूड को पकड़ सके। डाइजेशन इंट्रासेलुलर होगा। इंट्रासेलुलर और एक्स्ट्रा सेलुलर का मतलब समझाते हैं क्या होता है। जैसे हमारे अंदर अगर देखें तो हमारे अंदर क्या है, इंटेस्टाइन है, स्टमक है, राइट। तो ये आपका डाइजेस्टिव सिस्टम होगा, मतलब हमारी बॉडी के अंदर एक ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर है और उस ट्यूब में हम खाना हमारा जाता है और वहाँ से सेल जो है न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब कर लेती हैं। मतलब उस जो डाइजेशन होता है वो हालांकि हमारी बॉडी के अंदर होता है लेकिन सेल के अंदर नहीं होता, वो ट्यूब में होता है, एलिमेंट्री कैनाल में होता है। तो वहाँ से न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब कर लेता है, तो उसको बोलता है एक्स्ट्रा सेलुलर। मतलब क्या हुआ कि जो हमारा खाना है, जो हम खाना खाते हैं, तो वो हमारी सेल के अंदर नहीं जाता। हमारी सेल के अंदर क्या जाता है, सिर्फ न्यूट्रिशन जाता है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता, यहाँ पे फूड को ये सेल के अंदर ले लेता है, इसलिए इसे बोलते हैं इंट्रासेलुलर। जैसे आपको अमीबा का भी याद होगा, तो अमीबा भी क्या करता था, स्यूडोपोडिया के थ्रू जाएगा और धीरे धीरे करके उसको अंदर ले लेगा अपने, और जो बचेगा उसको बाहर फेंक देगा। तो फूड इज कैप्चर्ड बाय फ्लैजेला ऑफ कोइनोसाइट व्हिच डाइजेस्ट इन पार्शियली, जैसे आपको बताते हैं पार्शियली डाइजेस्ट करेगा, और जो पार्शियली डाइजेस्टेड फूड होगा वो ट्रोफोसाइट को दे देगा, उसको नर्सिंग सेल भी बोलते हैं, और जो उसको क्या करेगा, पूरी तरीके से डाइजेस्ट कर देगा। उसके बाद अपना अपना रोल प्ले होगा कि
कुछ सेल्स हैं जो स्टोर कर लेंगी, कुछ हैं जो बाकी को न्यूट्रिशन दे देंगी बाकी सेल को, क्योंकि सेल तो सारी न्यूट्रिशन तो सारी सेल को चाहिए। अब बच्चों हम बात करते हैं स्केलेटन सिस्टम की। जैसा मैंने अभी बताया था कि स्केलेटन सिस्टम हमारे अंदर है तभी तो हमारा एक शेप है, अगर नहीं होता तो हमारा शेप नहीं होता। तो स्पंज का भी एक शेप होता है, सारे स्पंज अलग अलग तरीके के दिखते हैं, तो इसके लिए उनके अंदर भी सिस्टम होना चाहिए स्केलेटन का। तो बॉडी इज सपोर्टेड बाय स्केलेटन मेड अप ऑफ स्पिक्यूल या स्पॉन्जिन फाइबर। अब क्या होता है स्पिक्यूल या स्पॉन्जिन फाइबर, क्या होता है बच्चों? अब स्पिक्यूल है मतलब ये आप देख सकते हो जो पॉइंटेड अलग अलग शेप के हैं, निडल की तरह शेप है ना, इनको स्पिक्यूल बोलते हैं। स्पिक्यूल आर स्पाइक शेप स्ट्रक्चर दैट मेक अप सिंपल स्केलेटन इन हार्डर स्पंजेस। जो हार्ड स्पंज होते हैं उनमें स्पिक्यूल पाया जाता है, लेकिन कुछ होते हैं जो बड़े सॉफ्ट से होते हैं तो उनके अंदर स्पॉन्जिन होता है, ठीक है। तो अगर जितने हार्ड स्पंज है उनके अंदर क्या होता है स्पिक्यूल होता है, और जितने सॉफ्ट होते हैं उनके अंदर क्या होता है स्पॉन्जिन होता है। अब स्पिक्यूल जो होते हैं वो भी दो तरीके के होते हैं। स्पिक्यूल्स आर स्मॉल नीडल लाइक स्ट्रक्चर विच आर ऑफ टू टाइप। कौन कौन से होते हैं? पहले होते हैं कैलकेरियस स्पिक्यूल। कैलकेरियस स्पिक्यूल मतलब उनके जो स्पिक्यूल होते हैं वो किससे बने होंगे? कैल्शियम कार्बोनेट के बने होंगे। और कुछ स्पिक्यूल्स ऐसे होते हैं जिनके जो सिलिका के बने होते हैं उनको बोलते हैं सिलिशियस स्पिक्यूल। नर्वस सिस्टम की अगर हम बात करें तो कोई नर्वस सिस्टम इनके अंदर कोई न्यूरॉन प्रेजेंट नहीं होता, लेकिन फिर भी ये सेंसिटिव एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के लिए सेंसिटिव तो होते हैं, तभी तो कॉन्ट्रैक्टाइल आपको बताया था कि कॉन्ट्रैक्टाइल मायोसाइट है वो कॉन्ट्रैक्टाइल इन नेचर है, पिनोकोसाइट है वो कॉन्ट्रैक्टाइल इन नेचर है, उसके सरफेस एरिया को कम या ज़्यादा कर सकता है। मतलब ये स्टिमुलस तो ले सकता है अपने एनवायरनमेंट में, जैसा एनवायरनमेंट होगा उसके हिसाब से रिस्पॉन्ड तो करता है, लेकिन जैसा हम हायरार्की में देखते हैं कि हमारे अंदर न्यूरॉन होता है ऐसा नहीं होता, इसके पास ब्रेन न्यूरॉन जैसा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर नहीं होता। पिनोकोसाइट्स आर कॉन्ट्रैक्टाइल सेल, दिस कैन इंक्रीज और डिक्रीज ओवरऑल सरफेस एरिया ऑफ स्पॉन्ज बॉडी। आगे चलते तो पढ़ते हैं बच्चों कैनाल सिस्टम। जैसा मैंने आपको पहले ही समझा दिया है कि वाटर कैसे, अगर कभी कोई एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि इसका पाथ क्या है, वाटर का पाथ क्या है कैनाल सिस्टम का, तो देखिए वाटर है कहाँ किसके थ्रू एंटर होगा? ऑस्टिया के थ्रू। ऑस्टिया के थ्रू किस में जाएगा? स्पॉन्जोसिल में जाएगा। स्पॉन्जोसिल से बाहर कैसे निकलेगा? ऑस्कुलम के थ्रू, और बाहर हो जाएगा। तो ये आप जरूर याद रखना, ये सही करेक्ट ऑर्डर पूछता है कि वाटर का करेक्ट ऑर्डर क्या है, ठीक है। तो ये जो पाथवे है कैनाल सिस्टम ये किस में मदद करता है? फूड को गैदर करने में, है ना, खाना कलेक्ट करने में, रेस्पिरेटरी एक्सचेंज में, रिमूवल ऑफ वेस्ट जैसा आपको बताया, और रिप्रोडक्शन में भी मदद करता है। रिप्रोडक्शन में देखते हैं कैसे मदद करता है। तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम देखते हैं कि जो ये जो स्पॉन्जेस हैं इनके अंदर रिप्रोडक्शन सिस्टम कैसे होता है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि इनमें दोनों तरीके के रिप्रोडक्शन होते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होगा और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है, दोनों होता है। तो जो सेक्सेस आर नॉट सेपरेट, मतलब आपको ऐसा नहीं दिखेगा कि मेल स्पॉन्ज अलग है और फीमेल स्पॉन्ज अलग है। मतलब मेल और फीमेल जो स्पॉन्ज है, जैसा आपको पता था आर्कियोसाइट जो कि आपका टोटी पोटेंशियल है, मतलब वो ओवा भी बना सकता है और स्पर्मेटोजोआ भी बना सकता है, मतलब स्पर्म जैसा भी बना सकता है। सो दीज आर हर्माफ्रोडाइट एनिमल, दैट इज एग एंड स्पर्म्स आर प्रोड्यूस बाय द सेम इंडिविजुअल, ठीक है ना, उनको हम हर्माफ्रोडाइट बोलते हैं। तो रिप्रोडक्शन कैसा होगा? सेक्सुअल भी होगा, सेक्सुअल भी होगा। अब असेक्सुअल कैसे होगा बच्चों? पहले हुआ फ्रेगमेंटेशन। तो फ्रेगमेंटेशन में अगर मैं एक फोटो दिखाऊं आपको, तो फ्रेगमेंटेशन में अगर आप देखेंगे, ये देखिए, ये आपको बहुत सारे आपको ये हुआ, ये फ्रेगमेंटेशन है। तो फ्रेगमेंटेशन में क्या हुआ? इसका कहीं टूट गया, ये जो पार्ट है ये टूट गया, तो फ्रेगमेंट टूट जाएगा तो कहीं अलग जाके ग्रो करके नया स्पॉन्ज बना लेगा, ठीक है ना। तो इसको बोला फ्रेगमेंटेशन। बडिंग, ऐसे एक बड जैसा स्ट्रक्चर, कली जैसा एक अलग से बड निकल आएगा और वो बड अलग जाके मैच्योर हो जाएगा और बाद में क्या हो जाएगा? अलग जाके ग्रो हो जाएगा, तो वो बडिंग हो गई। जैसा हमने बाकी के जब हम प्लांट पढ़ रहे थे तो देखा था, ब्रांचिंग, ब्रांच भी निकल जाती हैं किसी में। जेम्यूल फॉर्मेशन, ये जेम्यूल फॉर्मेशन देखिए क्या होता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जेम्यूल क्या होते हैं, जेम्यूल किस में पाया जाता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो जेम्यूल में देखो क्या होता है बच्चों, ये देखिएगा, ये एक ऐसा स्ट्रक्चर बन जाता है। तो इसमें क्या होता है, ये आपको जो आपको पिनेकोडर्म और कोएनोडर्म वाली बताई थी, और इसमें स्पिक्यूल्स हैं बहुत सारे, मतलब एंडोस्केलेटन है, यहाँ पर एक माइक्रोपाइल है, यहाँ पे आर्कियोसाइट है, और बाद में क्या आएगा, जब ये क्या करेगा, ये कोएनोसाइट के थ्रू क्या वाटर करंट के थ्रू क्या करेगा, ऑस्कुलम से बाहर निकल जाएगा। आर्कियोसाइट यहाँ पर पड़ी हुई हैं और ये अलग जा करके जो जेम्यूल है वो ग्रो कर जाता है, नया प्लांट बना, नया स्पंज बना लेता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होगा? बाय फॉर्मेशन ऑफ गैमीट। अब गैमीट के थ्रू कैसे होगा? तो गैमीट के थ्रू फर्टिलाइजेशन होगा, इंटरनल होगा। गैमीट मतलब क्या हुआ? स्पर्म बनेगा, ओवा बनेगा। देखते हैं कैसे बनेगा। फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल। इंटरनल का मतलब क्या होगा? फर्टिलाइजेशन अंदर होगा, एक्सटर्नल नहीं होगा। समझाते हैं क्या होता है। जैसे
जैसे एक्सटर्नल की हम बात करें तो आप एक्सटर्नल का एग्जांपल, बेस्ट एग्जांपल आपको बताता हूँ। जैसे फ्रॉग है, तो फ्रॉग में देखते होंगे मेल फ्रॉग और फीमेल फ्रॉग, ठीक है ना। तो मेल फ्रॉग क्या होता है, ये फीमेल फ्रॉग को तेजी से पकड़ लेता है, और फीमेल फ्रॉग क्या करती है, एग को रिलीज कर देती है वाटर में, और उसी के ऊपर वो स्पर्म छोड़ देता है। तो फ्रॉग के अंदर नहीं हुआ फर्टिलाइजेशन, वो पानी में हुआ, तो उसको बोल दिया बच्चों एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। लेकिन ह्यूमन में क्या होगा कि फीमेल के अंदर एग होता है और मेल का स्पर्म अंदर बॉडी के जाता है, वो इंटरनल हो गया फर्टिलाइजेशन। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसके अंदर भी फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है। इसका मतलब क्या हुआ, स्पर्म क्या होगा, स्पंज के अंदर जाएगा, ठीक है। इसमें एक और प्रॉपर्टी देखते हैं, इसको बोलते हैं प्रोटोगाइनस। स्काइफा स्पॉन्जेस प्रोटोगाइनस। प्रोटोगाइनस का क्या मतलब होता है, ओवा मैच्योर अर्लियर देन द स्पर्मेटोजोआ। अब चूंकि स्पंज में दोनों हैं, तो अगर दोनों एक साथ मैच्योर हो गए तो क्या होगा, उसी स्पंज का स्पर्म उसी स्पंज का ओवा दोनों फ्यूज कर जाएंगे, तो नया स्पंज बन जाएगा, एकदम क्लोन जैसा बन जाएगा, उसमें वेरिएशन नहीं आ पाएगा। अगर किसी दूसरे स्पंज के साथ करेगा तो उसमें डाइवर्सिटी आएगी। तो इसीलिए ये प्रोटोगाइनस का क्या मतलब होता है, सेल्फ फर्टिलाइजेशन ना हो, मतलब एक स्पंज का ओवा हो और दूसरे स्पंज का स्पर्म हो, तो क्या होगा, डाइवर्सिटी आएगी, ठीक है ना। इसीलिए तो हमारे में क्या होता है, ह्यूमन के केस में क्या होता है, शादी क्या होता है, ब्लड रिलेटिव में नहीं करते हैं, दूसरे परिवार में जाके करते हैं। तो क्यों होगा कि उनका जीन पूल अलग होगा, हमारा जीन पूल अलग है, तो एक डाइवर्सिटी आएगी। अगर सेम भाई बहन में शादी हो जाए तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि डाइवर्सिटी नहीं रह जाएगी, ठीक है ना। तो ये भी यही काम करता है कि डाइवर्सिटी लाने के लिए ये ओवा पहले ही मैच्योर हो जाता है, तो ओवर रिलीज हो गया, तो वो दूसरे स्पर्म स्पंज के पास जाके उसके स्पर्म के साथ फ्यूज कर जाएगा, तो ओवा पहले मैच्योर हो जाएगा, ठीक है ना। ओवा तो वहीं रहेगा और दूसरा स्पर्म आएगा तो उसमें फ्यूज कर जाएगा, और स्पर्म जो है वो बाद में रिलीज होगा। तो फ्लैजेला ऑफ कोइनोसाइट कैप्चर स्पर्म। अब क्या होगा, पानी में स्पर्म चला गया, मान लो एक स्पंज है, ठीक है, तो उसने ओवा पहले मैच्योर हुआ या बाद में वो साथ में हुआ तो भी कोई दिक्कत नहीं है। मान लो पहले ओवा मैच्योर हो गया तो, और स्पर्म उसने बाद में रिलीज किया, तो स्पर्म क्या होगा, वो ऑस्कुलम के थ्रू बाहर चला गया पानी में। अब वो दूसरा जो स्पंज है उसने वाटर के रूप साथ उसको ले लिया, तो कोइनोसाइट किसको पकड़ लेगा, स्पर्म को पकड़ लेगा, और उसके अंदर जो ओवा होगा उसके साथ फ्यूज कर देगा। तो फ्लैजेला ऑफ कोइनोसाइट कैप्चर स्पर्म एंड पासेस इट टू ओवा डेवलपिंग इन द मेसेंकाइम। अब देखो एग्जांपल दिखाता हूँ मैं आपको, जैसे यहाँ पर देखिए ये एडल्ट स्पंज है, ये क्या करेगा, इसमें से जो स्पर्म सेल है आर्कियोसाइट कन्वर्ट हो जाएगी किसमें, स्पर्म में। अब ये दूसरा कोई स्पंज है, यहाँ पे क्या है, ओवा है, यहाँ पे इसके पास ओवा भी होगा, तो ये क्या करेगा, वाटर करंट के थ्रू कोइनोसाइट के पास पहुँच जाएगा, कोइनोसाइट इसको पकड़ लेगा, और पकड़ने के बाद इसके पास जो ओवा है उसके साथ फ्यूज कर देगा, और इसके साथ क्या हो जाएगा, एक लार्वा बन जाएगा। जैसे आपको बताया था कि जो मैच्योर स्पंज होगा, मैं बार बार प्लांट बोल देता हूँ, अब उसको स्पंज समझिए, तो ऑर्गेनिज्म समझिए। तो ये जो यहाँ पे क्या किया कि अब चूंकि ये तो सीडेंट्री है, ये तो चल नहीं सकता, एक ही जगह पे फिक्स है, तो ये लार्वा है, क्या होगा, ये मैच्योर होगा, वो ऑस्कुलम के थ्रू, ये अंदर अंदर ही लार्वा बन गया, ठीक है, और ये ऑस्कुलम के थ्रू बाहर चला गया। अब बाहर चला जाएगा तो बहुत दूर चला जाएगा पानी के साथ, और वहाँ पर जा करके वो कहीं पर एक जगह पर सेटल हो जाएगा और एक नई कॉलोनी बना लेगा। तो इस तरह से आपने देखा कि इसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है। सो डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट। अब देखते हैं डेवलपमेंट डायरेक्ट और इनडायरेक्ट क्या होता है। जैसे हमारे अंदर क्या है, ह्यूमन के अंदर क्या है कि बच्चा होता है सीधा, तो बेबी होगा तो ह्यूमन की तरह ही दिखेगा, तो वो उसको बोलते हैं डायरेक्ट। लेकिन लार्वल स्टेज ऐसी होती है कि जो एडल्ट की तरह नहीं दिखती, कुछ अलग ही दिखती है। तो इसके अंदर पहले लार्वा बनता है, और लार्वा धीरे धीरे किस में कन्वर्ट हो जाता है, एडल्ट में कन्वर्ट हो जाता है, विच इज मॉर्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट फ्रॉम द एडल्ट। लार्वा के ऊपर क्या होता है, सिलिया होता है, सिलिया होगा तो उसे से क्या करेगा, वो फ्रीली स्विम करेगा, स्विम करके एक जगह से दूसरी जगह जाएगा। लार्वल स्टेजेस जरूर याद रख लीजिएगा आप, जैसे लार्वा स्टेज जो है स्पॉन्ज का, वो एम्फीब्लास्टुला, पैरेन्काइमोला, रेगॉन, ये लार्वा के स्टेज हैं, इनको जरूर याद रखना। क्वेश्चन पूछता है कि ये जो पोरिफेरा है उसका लार्वा का नाम क्या है, तो क्या है, एम्फीब्लास्टुला, पैरेन्काइमोला एंड रेगॉन। तो इस पे क्या कर दिया है बच्चों, और आगे चल के देखिएगा कि जो मैंने स्पिक्यूल बताए थे कि स्पिक्यूल किसके होते हैं, या सिलेसियस होंगे या कैलकेरियस होंगे, है ना। तो कैलकेरियस है कि कोई भी ऑर्गेनिज जो आपका स्पंज है वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ है स्पिक्यूल की सिलिका का बना हुआ है। इसके बेसिस पर हमने 3 क्लास बनाए, डिवाइड कर दिए हैं, है ना। पोरिफेरा जो फाइलम है उसको 3 क्लास में डिवाइड कर दिया। तो पहला है उसको बोलते हैं कैलकेरिया, नाम से क्लियर है, कैलकेरिया मतलब इनके जो स्पिक्यूल होंगे वो कैल्शियम कार्बोनेट के बने होंगे। तो जितने कैल्शियम कार्बोनेट वाले स्पिक्यूल हैं उनको हम किस में रख देते हैं, कैलकेरिया में रख देते हैं।
एग्जाम्पल देखिए स्काइफा, ये इनको हम पुराना नाम साइकॉन भी बोलते हैं या अर्न स्पंज भी बोलते हैं। अर्न स्पंज का बताता हूँ आपको। अर्न स्पंज का मतलब क्या होता है, जो अस्थि कलश होता है ना, उसको जब किसी बुजुर्ग की डेथ हो जाती है तो उसमें हड्डियाँ रख के प्रवाहित करते हैं नदी में, तो उसकी तरह कुछ दिखता है, इसलिए उसको अर्न स्पंज बोलते हैं, साइकॉन बोलते हैं। दूसरा है, जैसे एग्जाम्पल देखिएगा, ल्यूकोसोलेनिया, कैलकेरिया में आता है। फिर है हेक्सा हेक्साटिनिलिडा, इसमें 6 रेड सिलिसियस स्पिक्यूल होंगे। मतलब क्या होगा, 6 रेज होंगे इसके, किसके, सिलिका के बने हुए। एग्जाम्पल देखिए यूप्लेक्टेला एंड हाइलोनिमा। दूसरा है डेमोस्पंजी, तो डेमोस्पंजी में क्या होगा, 1 और 4 लेयर रेड सिलिसियस स्पिक्यूल, या इसमें स्पॉन्जिन फाइबर भी होंगे। एग्जाम्पल देखिएगा स्पॉन्जिला, इनको फ्रेश वाटर स्पंज बोलते हैं, जैसा मैंने एग्जाम्पल में बताया था। स्पॉन्जिया, इसको यू स्पॉन्जिया पर पुराना नाम है, या इसको बाथ स्पंज भी बोलते हैं। आज के बहुत सालों पहले कि जब हमारे पास ये सिंथेटिक वाला नहाने वाला स्पंज नहीं था, तो इसके थ्रू इससे नहाते थे लोग, इसीलिए इसे बाथ स्पंज बोलते हैं, बड़ा सॉफ्ट होता है। क्लियोना, इसको बोरिंग स्पंज बोलते हैं। बोरिंग स्पंज क्यों बोलते हैं, अभी आपको बताता हूँ। इसके क्या होता है, ये H2SO4 निकालता है, सल्फ्यूरिक एसिड, हाँ सल्फ्यूरिक एसिड निकालता है, तो इससे इसकी बॉडी से सल्फ्यूरिक एसिड निकलता है। तो अगर ओएस्टर है, ओएस्टर आपको पता होगा, ओएस्टर से क्या निकलता है, मोती निकलता है, पर्ल निकलता है। तो अगर इसके पास में ओएस्टर होगा तो H2SO4 उसको क्या कर देगा, सल्फ्यूरिक एसिड क्या करेगा, उसको ओएस्टर की जो सेल है उसको खराब कर देगा, उसको बोर कर देगा। तो उसके अंदर, इसका मतलब जो पर्ल इंडस्ट्री है उसके लिए नुकसानदायक है क्लियोना। पर्ल मतलब मोती, जहाँ पर्ल फॉर्मिंग होती है, ठीक है, ओएस्टर फॉर्मिंग। तो एग्जाम्पल आप देख सकते हो, स्पॉन्जिला है, इसको फ्रेश वाटर स्पंज है, आप देख सकते हो। यू स्पॉन्जिया है, कॉमन बाथ स्पंज बोलते हैं, इसको पहले नहाने के काम में यूज़ करते थे, अभी तो जरूरत नहीं है। दूसरा है साइकॉन या स्काइफा, या क्राउन स्पंज भी बोलते हैं, देख लो क्राउन स्पंज या अर्न स्पंज या अस्थि कलश की तरह है। और एग्जाम्पल देखो हाइलोनिमा, इसको बोलते हैं ग्लास रोप स्पंज। ये देखो बहुत अच्छा सा होता है, ग्लास का जैसा लगता है कि ये रस्सी जैसा स्ट्रक्चर है, ये ग्लास का बना हुआ है, चमकदार होता है, इसलिए इसको बोलते हैं हाइलोनिमा। नेक्स्ट इसको बोलते हैं यूप्लेक्टेला, इसको वीनस फ्लावर बास्केट बोलते हैं। इसको जापान में क्या करते हैं, वेडिंग गिफ्ट, शादियों में क्या करते हैं, इसको गिफ्ट देते हैं। होता क्या है, ये एक श्रिम्प होता है, उसको बोलते हैं स्पॉन्जी कोला। यहाँ पर डबल टाइम ऐसा आ गया है, तो स्पॉन्जी कोला बोलते हैं। स्पॉन्जी कोला एक श्रिम्प होता है जो इसके साथ एसोसिएशन में रहता है, कॉमन मतलब दोनों साथ साथ रहते हैं पूरी लाइफ। तो एक बार ये यूप्लेक्टेला के अंदर श्रिम्प आ गया तो पूरी लाइफ टाइम इसी के अंदर रहेगा, तो इसीलिए इसको गिफ्ट के रूप में देते हैं, ताकि जैसे मैरिज हो रही है 2 लोगों की तो पूरा लाइफ टाइम वो लोग साथ में रहें, इसीलिए इसे यूप्लेक्टेला बोलते हैं, या इसे वीनस फ्लावर बास्केट बोलते हैं। नेक्स्ट क्लियोना, जैसे आपको पता है, इसको बोरिंग स्पंज बोलते हैं या सल्फर स्पंज भी बोलते हैं। ये सल्फ्यूरिक एसिड बनाएगा और ओएस्टर के सेल में होल कर देगा, तो पर्ल इंडस्ट्री के लिए नुकसानदायक है। तो इतना ही आपको पढ़ना है पोरीफेरा में, बहुत डिटेल में और जाने की जरूरत नहीं, नीट के लिए बहुत एनफ है। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो आप लाइक करें, शेयर जरूर करें, ताकि आप जैसे बहुत सारे स्टूडेंट को बेनिफिट हो। सब्सक्राइब करना इसलिए ज़रूरी है ताकि मैं जो नए नए वीडियोस करूं, अपलोड करूं, तो आपको तुरंत मिल जाए, है ना। तो आप इसके नोट्स चाहिए या आपको टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना है प्रैक्टिस के लिए, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मिलता हूं जल्द ही एक नए फाइलम के साथ, जो कि है निडेरिया या सिलेंट्रेटा। तो बहुत जल्द मिलेंगे। टिल देन टेक केयर, नमस्कार, जय हिंद।